जब नील उस रहस्यमय रथ में बैठा तो मानो वो किसी अलग ही आयाम में पहुंच गया। वो रथ अंदर से किसी महल जैसा लग रहा था। उसी क्षण मृणालिनी ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो मुझे बताओ, तुम्हें इतनी सारी नाद मुद्राएं कहां से मिली? नील को समझ नहीं आया कि वो इस बात को कैसे समझाए। वास्तव में मृणालिनी कोई अनजान या विश्वासघाती लड़की नहीं थी और वो पहले से ही जानती थी कि उसके पास असीमित संख्या में नाद मुद्राएं हैं, लेकिन उसे नाद मुद्रा के बारे में समझाना काफी कठिन था। इसलिए नील के पास स्पष्टीकरण न देने का ही विकल्प था। दरअसल मृणालिनी भी जानती थी कि नील सच नहीं बताएगा, इसलिए उसने उसे मजबूर नहीं किया। लेकिन तभी मृणालिनी ने अगला सवाल पूछा, उस दिन जो रहस्यमयी महिला गा रही थी, क्या तुम उसकी पहचान जानते हो? यह सुनकर नील ने अवचेतन रूप से असहमति जताई। उस रहस्यमयी महिला ने भी कई बार अपनी नाद मुद्रा का उपयोग किया था, इसलिए यह संभव था कि उसकी नाद मुद्रा का भी अनगिनत बार उपयोग किया जा सकता था। लेकिन कौन जानता था कि वो कौन थी? ओह, ये कहते हुए मृणालिनी ने नील को देखना जारी रखा। अब मृणालिनी अपने पूरे शरीर में थी। उसके प्रतिरूप और आध्यात्मिक जाति दोनों ने नील को पितृलोक जाने की आजादी दे दी थी और उसे जबरदस्ती अपने साथ नहीं जोड़ा। इससे मृणालिनी बहुत संतुष्ट थी। लेकिन संयोग से नील फिर भी गठबंधन के क्षेत्र में आ गया। शायद यही उसका भाग्य था। दरअसल भाग्यहीन लोगों के पास कोई निश्चित रास्ता नहीं होता, लेकिन नील के भविष्य का रास्ता चाहे जो भी हो, उसे आगे बढ़ाने में उसे कोई आपत्ति नहीं थी। नील की अंतहीन नाद मुद्रा इसके लायक थी। वैसे तो नाद मुद्रा सभी जातियों के लिए बहुत उपयोगी थी। ऐसे में भविष्य में उसे कई चीजों से नील को परेशान करना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए उसके पास बहुत सारी नाद मुद्राएं नहीं थी, इसलिए वो नील से संदेश भेजने में मदद मांग सकती थी। जब नील को मृणालिनी ने इस तरह देखा तो उसे अचानक लगा जैसे उसके सारे रहस्यों को देख लिया गया हो। नील को यह भी पता था कि भले ही मृणालिनी की साधना बहुत अधिक है, लेकिन उसके पास ये क्षमता नहीं थी। ये इसलिए था क्योंकि दोनों की साधना में काफी अंतर था, जिससे उसे ये असहजता महसूस हो रही थी। नील को तब भी ऐसा ही महसूस हुआ था जब लिंगेश पवित्र भूमि के कुलपति उसे आंक रहे थे। बात सिर्फ इतनी है कि नील की साधना बहुत कम थी। विराट लोक में वो पहले से ही एक शीर्ष अस्तित्व था, लेकिन पितृलोक में शुक्र मंडल तो बस शुरुआत थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि नीलिमा को भेजे संदेश का अब तक कोई जवाब नहीं आया था। शायद यामिनी सही थी। विदारु साम्राज्य में जो युवक प्रकट हुआ था वो ऐसा अस्तित्व था जिससे पूरा पितृलोक डरता था। यहां तक हो सकता है कि नीलिमा इस ब्रह्मांड से बाहर ही जा चुकी हो। नील इस नतीजे पर पहुंचना नहीं चाहता था, लेकिन इसकी संभावना बहुत ज्यादा थी और अगर उसे नीलिमा को ढूंढना था तो उसकी मौजूदा शक्ति काफी नहीं थी। यामिनी के बारे में सोचने के बाद नील ने अचानक मृणालिनी से पूछा, मृणालिनी, क्या तुम्हारे पास यामिनी को जगाने का कोई तरीका है? मृणालिनी नील की बातें सुनकर दंग होते हुए बोली, यामिनी? उसके हजारों प्रतिरूपों की यादें बहुत बड़ी थी, इसलिए किसी एक व्यक्ति को सही सही याद रखना उसके लिए बहुत मुश्किल था। हालांकि नील एक अपवाद था, लेकिन वो अभी भी नील की यादों के माध्यम से यामिनी के अस्तित्व को खोजने में कामयाब रही। अगर मुझे सही से याद है तो गंधर्व समुदाय की वध की अधिपति की आत्मा का केवल एक अंश ही बचा है। तभी मृणालिनी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, गंधर्व समुदाय की वध की अधिपति का गायब होना ब्रह्मांड में कोई रहस्य नहीं था। तीनों साम्राज्ञियां उनकी जाति की प्रतीक थी। ऐसे में अगर यामिनी की आत्मा पूरी तरह से नष्ट हो गई तो उसकी जगह लेने के लिए गंधर्व समुदाय से एक नई वध की अधिपति नियुक्त कर दी जाएगी। नील ने कुछ नहीं कहा। ये देखकर मृणालिनी ने नील को घूरना जारी रखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम उसकी गंधर्व समुदाय के सिंहासन को वापस पाने में मदद करना चाहते हो? यह सुनकर नील ने फिर से सिर हिलाया। ये देखकर मृणालिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, गंधर्व समुदाय ऐसा अस्तित्व है जिसे मनुष्य नजरअंदाज नहीं कर सकते। बाकी दो साम्राज्ञियां भले ही महामंडलेश्वर हों, लेकिन गंधर्वों में उन्हें साम्राज्ञी माना जाता है। कई बार उनकी बात प्रजापतियों से भी ज्यादा प्रभावी होती है। यामिनी की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन तुम्हारी मौजूदा शक्ति अभी पर्याप्त नहीं है।
ये सुनकर नील ने दृढ़ निश्चय से कहा, तो मैं अपनी साधना में सुधार करूंगा। नील की गंभीर अभिव्यक्ति को देखकर मृणालिनी ने अचानक हंसते हुए कहा, मैं तुम्हारी गुरु नहीं हूं, इसलिए मैं तुम्हारे विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकती। जब तुम पुष्कर महाद्वीप पर थे तब मैंने हस्तक्षेप नहीं किया था, इसलिए मैं अब भी ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन एक बार जब हम अभ्रज महल पहुंचेंगे तो मैं यामिनी को जगाने और उसकी बिखरी हुई आत्मा की मरम्मत करने में तुम्हारी मदद करूंगी। यह सुनकर नील की आंखें चमक उठी, क्योंकि यामिनी की मुख्य आत्मा पहले ही नष्ट हो चुकी थी। नील के साथ जो आत्मा का अंश था वो केवल संहारक तलवार पर्वत के कारण ही बच पाया था। नील स्वाभाविक रूप से यामिनी को जगाने में सक्षम होने के लिए खुश था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि मृणालिनी उसे ठीक करने का वादा करेगी। नील को खुश देखकर मृणालिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो चले। उसी समय घोड़े के हिनहिनाने की आवाज आई, फिर पूरा रथ कांप उठा और तेजी से आगे बढ़ने लगा। उसी पल वो रथ आवागमन मार्ग में प्रवेश कर गया। यहाँ कोई आवागमन सरणी नहीं थी, लेकिन रथ चलते ही आवागमन मार्ग में प्रवेश कर गया था। ये देखकर नील के चेहरे पर जिज्ञासा की एक झलक दिखाई दी। मृणालिनी ने समझाते हुए कहा, ये वृहति अश्व की जन्मजात क्षमता है, ये आवागमन मार्ग में स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकता है। पितृलोक में आने के बाद से ही नील इसके बारे में बहुत जिज्ञासु था। उसे लग रहा था कि यहां ढलने में उसे समय लगेगा। वृहति अश्वों के मार्ग में घुसते ही वो बेहद तेज दौड़ने लगे। नील हैरान था कि उनकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी, फिर भी उनकी शुरुआती गति इतनी तेज नहीं थी कि नील अपनी पूरी ताकत से दौड़कर उन्हें पकड़ न सके। लेकिन असली समस्या यह थी कि वृहति अश्वों की गति की कोई सीमा नहीं थी। पहले दिन वो बहुत तेज हो गए, दूसरे दिन उनकी रफ्तार और दुगनी हो गई, तीसरे दिन उससे भी ज्यादा। शुरुआत में नील रास्ते के बाहर के दृश्य देख पा रहा था, कुछ योद्धा उड़ते हुए, अलग अलग आकृतियां वगैरह, लेकिन चौथे दिन बाहर कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। इतनी तेज रफ्तार में सब कुछ बस लकीरों जैसा बन गया था। यह समझ पाना भी मुश्किल था कि वो कोई व्यक्ति है या कुछ और। फिर छठे दिन मृणालिनी ने नील से कहा, हमने अभी अभी लक्ष्यांश क्षेत्र को छोड़ा है। नील ने शुरू में सोचा था कि इस गति से वो पहले ही दूसरे क्षेत्र में प्रवेश कर चुके होंगे। उनकी मौजूदा गति को देखा जाए तो गंतव्य तक पहुंचने में 10 साल लग सकते थे, क्योंकि उन्हें हजारों क्षेत्र पार करने थे। लेकिन वृहति अश्वों की रफ्तार अभी भी लगातार बढ़ रही थी। लक्ष्यांश क्षेत्र से निकलकर वो अंतर क्षेत्रीय मार्ग में आ गए, जो महान क्षेत्रों को जोड़ता था और बहुत विशाल था। रास्ते में वो एक के बाद एक महान क्षेत्रों से गुजरते रहे, जिन पर मानव जाति का शासन था। इससे साफ था कि पूरे ब्रह्मांड में मानव कितने शक्तिशाली थे। इस दौरान नील साधना में लीन रहा। 1 महीने बाद उसे लगा कि सुंदर रथ आखिरकार रुक गया है। मृणालिनी ने रथ का दरवाजा खोला और बाहर निकलकर बोली, हम पहुंच गए हैं। नील भी मृणालिनी के पीछे रथ से बाहर आ गया। अचानक उसे कुछ याद आया और उसने उत्सुकता से पूछा, तो अगर यशराज यहां आना चाहता है तो उसे कितना समय लगेगा? यह सुनकर मृणालिनी ने एक पल सोचते हुए कहा, अगर लिंगेश पवित्र भूमि के कुलपति उसकी मदद नहीं करते हैं तो उसे खुद यहां आना होगा। ऐसे में भले ही वो लगातार आवागमन मार्गों से गुजरता रहे, फिर भी उसे कम से कम 100 साल लग जाएंगे। इस समय तक तो उसके बाल भी सफेद हो जाएंगे। नील अवाक होते हुए बोला, बेशक यशराज लिंगेश पवित्र भूमि का गौरव था, ऐसे में कुलपति स्वाभाविक रूप से उसे इस यात्रा पर सैकड़ों साल बर्बाद नहीं करने देंगे। चलो चलते हैं। जब तुम काफी शक्तिशाली हो जाओगे तो खुद ही समझ जाओगे कि ब्रह्मांड वास्तव में इतना बड़ा नहीं है। ये कहने के बाद मृणालिनी आगे चलने लगी। ये देखकर नील मुस्कुराया और वो भी उसके पीछे चलने लगा। थोड़ी देर चलने के बाद नील के सामने एक बड़ा नगर दिखाई दिया। पितृलोक के बड़े नगर नील के लिए बहुत बड़े थे। प्रत्येक नगर मध्य क्षेत्र के बराबर था। उस नगर में नील ने एक विशाल पत्थर का स्तंभ देखा, जो सैकड़ों मील दूर से भी साफ दिखाई दे रहा था। वो हजारों गज ऊंचा था और उसके शिखर पर एक भव्य महल बना था, जैसे स्तंभ का मुकुट हो। नील हैरान था कि कोई उस ऊंचाई पर ऐसा महल कैसे बना सकता है। तभी मृणालिनी ने शांति से कहा, ये 13 महलों में से एक अभ्रज महल है।
मेरे पीछे आओ। ऐसा कहने के बाद मृणालिनी ने अपना हाथ हिलाया और एक अदृश्य शक्ति ने उसे घेर लिया। इसी के साथ नील को लगा कि उसका शरीर एक बार आयाम में प्रवेश कर गया है और अगले ही पल वो दूसरी जगह दिखाई देने लगा। अंतर्ध्यान तकनीक। नील एक छोटी दूरी में यात्रा कर सकता था, लेकिन अब्रज महल उससे बहुत दूर था। उसे सिर्फ एक अंतर्ध्यान तकनीक के जरिए लाया जा सकता था। अब्रज महल में प्रवेश करने के बाद उनके सामने हजारों सीढ़ियां थी और हर 3 कदम पर एक योद्धा खड़ा था। इस तरह से सीढ़ियों पर सैकड़ों योद्धा मौजूद थे और उनमें से हर एक सूर्यमंडल में था। हर बार जब मृणालिनी एक नई सीढ़ी पर कदम रखती तो वो सैनिक अपना सिर नीचे करके उसे प्रणाम करते, लेकिन मृणालिनी ने ऐसे व्यवहार किया जैसे उसने उनकी बात ही नहीं सुनी और आगे चलती रही। ठीक उसी समय आसमान में रोशनी की कुछ किरणें दिखाई दी और पलक झपकते ही मृणालिनी के पास आ गई। नील की नजर लोगों के उस समूह पर पड़ी। उनका नेतृत्व करने वाला एक अधेड़ उम्र का योद्धा था। उसकी नाक टेढ़ी और नुकीली थी और उसकी आंखें भी बहुत छोटी थी। नील अभी भी उस व्यक्ति की साधना को नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसने जो आभा बिखेरी वो मृणालिनी से अलग नहीं थी। ये सोचकर नील थोड़ा हैरान होते हुए बोला, क्या वो भी एक महामंडलेश्वर है? महल प्रमुख, आप वापस आ गई हैं, इसलिए मैं आपका स्वागत करने आया हूं। टेढ़ी नाक वाला व्यक्ति मृणालिनी को प्रणाम करते हुए बोला, लेकिन उसके शब्दों में कोई सम्मान नहीं था। इससे नील थोड़ा उलझन में पड़ गया। अब उसे समझ में आया कि मृणालिनी अब्रज महल की महल प्रमुख थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उस व्यक्ति ने मृणालिनी को गंभीरता से नहीं लिया था। मृणालिनी को भी उस टेढ़ी नाक वाले व्यक्ति को देखकर खुशी नहीं हुई। वो उसी लहजे में बोली, मेरा स्वागत करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे अभी कई काम करने हैं, इसलिए अब आप जा सकते हैं। यह सुनकर टेढ़ी नाक वाले व्यक्ति ने अपनी ठुड्डी को सहलाया, लेकिन पीछे नहीं हटा। इसके बजाय उसने नील को दिलचस्पी से देखा और फिर हंसते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि महल प्रमुख ने इस बच्चे को कहां पाया, लेकिन इसकी गंध सामान्य लोग के योद्धा जैसी है। है ना? यह सुनकर मृणालिनी ने पलकें झपकाई और टेढ़ी नाक वाले व्यक्ति को घूरते हुए पूछा, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? यह सुनकर टेढ़ी नाक वाले व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, मैं कचरा नहीं उठाता। महल प्रमुख, क्या आप उन दोनों लोगों को देखना चाहती हैं जिन्हें मैं अपने साथ लाया हूं? जैसे ही उसकी बात समाप्त हुई तो उसके पीछे खड़े 2 युवा योद्धाओं के चेहरे गर्व से भर गए। वो दोनों योद्धा केवल शुक्रमंडल में थे, लेकिन यशराज की तरह उन्होंने भी 9 दैवीय शुद्धिकरण को पार कर लिया था। स्वाभाविक रूप से उन दोनों ने मृणालिनी का अनादर करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन जब उन्होंने नील को देखा तो उनकी आंखें तिरस्कार से भरी हुई थी। वहीं मृणालिनी ने उन दोनों को देखा और कहा, ये बुरे नहीं है, ऐसा लगता है कि अब्रज महल 2 और प्रतिभाओं को विकसित कर सकता है। यह सुनकर टेढ़ी नाक वाले व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक ये महान चक्र क्षेत्र के महामंडलेश्वर का बेटा है। इसके जन्म पर इसके पिता ने महान चक्र क्षेत्र की शक्ति से इसके शरीर को शुद्ध किया था और दूसरे को स्वर्गीय मूषक की रक्त रेखा मिली है। उसके ब्रह्म कमल में पहले ही 7 पंखुड़ियां उग चुकी हैं। यह सुनकर मृणालिनी ने उदासीनता से उत्तर दिया। ऐसा लग रहा था कि वो टेढ़ी नाक वाले व्यक्ति के साथ बहस न करके जल्द से जल्द यहां से जाना चाहती थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से टेढ़ी नाक वाले व्यक्ति ने मृणालिनी के सामने आते हुए कहा, महल प्रमुख, इस लड़के में ऐसा क्या है कि इसे लाने के लिए आप व्यक्तिगत रूप से गई थी? ऐसा लगता है कि इसकी पृष्ठभूमि बहुत शक्तिशाली है। तभी अचानक उस टेढ़ी नाक वाले व्यक्ति के पीछे खड़े दोनों योद्धाओं ने नील का मजाक उड़ाते हुए कहा, मैं तो कई गज दूर से ही इस पर लगी गंदगी को सूंघ सकता हूं कि ये लड़का किसी गंदी जगह से आया है। ये सुनकर नील और मृणालिनी की भौहें सिकुड़ गई। तो क्या होगा आगे?